आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेल ऑफ गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर भी पूरे होने चाहिए। सेल ऑफ गुड्स ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हम पूरे दिन में कितने ही बार किया करते हैं। इसके अंदर दो पार्टीज होती है, एक वो जो गुड्स को बेचता है, एक वो जो गुड्स को खरीदता है। जो बेचता है उसे हम कहते हैं सेलर और जो खरीदता है उसे हम लोग कहते हैं बायर। तो सेलर और बायर के बीच में लेन देन होता है। सेलर अपनी तरफ से गुड्स बायर को देता है और बायर उसका प्राइस वो सेलर को देता है। और प्राइस सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, प्राइस सिर्फ मनी के फॉर्म में होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है वो यहां पर भी पूरे होने चाहिए। बाकी सेलर और बायर आपस में मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को तय कर सकते हैं, फिक्स करते हैं। लॉ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेलर और बायर आपस में मिलकर क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रहे हैं, लेकिन हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट ना हो, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस के अगेंस्ट ना हो। यानी काफी हद तक सेलर और बायर को इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करने की पावर है, लेकिन कहीं कहीं पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के थ्रू या कहीं कहीं पर किसी और लॉ या लॉज के थ्रू सेलर और बायर की इस कैपेसिटी पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो उन बातों का जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दे रखी है या दूसरे लॉज में दे रखी है, उनका ध्यान में रखते हुए आप यानी सेलर और बायर आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो कोई भी लॉ जब स्टार्ट होता है तो शुरू में उस लॉ को बनाने के पीछे के पर्पस दिए जाते हैं। तो इस एक्ट का पर्पस है सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉ है उन लॉ को डिफाइन करना और उस लॉ को अमेंड करना। ये पूरे भारत पर अप्लाई होता है और 1 जुलाई 1930 को ये एनफोर्स हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस की जो बार बार इस एक्ट के अंदर यूज होने वाली है। और जब कोई डेफिनेशन बार बार यूज होती है तो एक बार उसका मीनिंग स्टार्टिंग में बता देते हैं, सो दैट उस एक्ट के अंदर जब भी वो वर्ड वो डेफिनेशन दोबारा यूज हो तो उसका वही मीनिंग हम लोग लेंगे जनरली। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बायर एंड सेलर। बायर का मतलब है वो पर्सन जो गुड्स को बाय करता है या गुड्स को बाय करने के लिए एग्री होता है, और सेलर का मतलब है जो गुड्स को सेल करता है या सेल करने के लिए एग्री होता है। बायर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में है और सेलर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर है। तो दो चीजें हैं, एक है बायर और एक है सेलर, और बिना बायर के कोई सेलर नहीं हो सकता और बिना सेलर के कोई बायर नहीं हो सकता। सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के ये दो पार्टीज हैं। अब देखिए कि बायर वर्ड के अंदर और सेलर वर्ड के अंदर वो दोनों पर्सन आते हैं जो या तो बाय करते हैं या सेल करते हैं या बाय या सेल करने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने 100 रुपीज का पेमेंट किया और शॉपकीपर ने आपको 100 रुपीज की चॉकलेट दे दी है। आप वहां पर बायर हैं और शॉपकीपर वहां पर सेलर है। शॉपकीपर ने
आपको कुछ गुड्स यानी चॉकलेट वो सप्लाई की है, और आपने, जो कि बायर हैं आपने शॉपकीपर को 100 रुपीज का पेमेंट किया है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स, आप शॉपकीपर यहां पर चॉकलेट को बेच रहा है, तो वो हु सेल्स। अब एक और सिनेरियो देखिए कि 3 दिन बाद आपके घर पे कोई पार्टी है और आपने उस पार्टी के लिए एक शॉपकीपर को कुछ ऑर्डर नोट करवाया, वेदर ऑन व्हाट्सएप, ईमेल और फेस टू फेस कॉन्टेक्ट आपने किया। शॉपकीपर को आपने कुछ ऑर्डर नोट करवाया कि मुझे 3 दिन बाद ये क्वालिटी और ये क्वांटिटी का इतना इतना गुड्स चाहिए। उसने आपका ऑर्डर नोट कर लिया और आपको कहा कि मैं आपको उस डेट को ये सारा का सारा गुड्स है वो आपके घर पे सप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पर सेलर यानी शॉपकीपर ने अभी आपको गुड्स सप्लाई नहीं किया है, वो सिर्फ गुड सप्लाई करने के लिए एग्री हुआ है। आप भी बायर हो, लेकिन अभी आपने गुड्स को बाय नहीं किया है, आप बाय करने के लिए एग्री हुए हो। तो बायर में वो दोनों लोग शामिल होते हैं जो बाय करते हैं या बाय करने के लिए एग्री होते हैं, और सेलर में वो दोनों लोग शामिल होते हैं जो सेल करते हैं या सेल करने के लिए एग्री होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स की। गुड्स को हिंदी में हम लोग माल कहते हैं। देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग अगर मूव करें तो उसकी क्वालिटी में, उसकी क्वांटिटी में कहीं कोई कमी नहीं आती है, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पॉसिबल नहीं है, जैसे लैंड है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे कोई शॉप है, हाउस है, और भी चीजें हो सकती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी यानी गुड्स की बात करते हैं। और गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में है। गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं है। पहला है एक्शनेबल क्लेम्स, हिंदी में इसको कहते हैं अनुयोज्य दावा, और दूसरा है मनी यानी धन। ये दो चीजें एक मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर यानी गुड्स में इंक्लूड नहीं है। हम इन दोनों चीजों का, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखने वाले हैं। गुड्स में कुछ चीजें इंक्लूड है, जैसे स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स उगती हुई फसलें, ग्रास, एंड things attached or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। ये गुड्स की डेफिनेशन है। अगर गुड्स की डेफिनेशन को आप वन बाय वन देखें तो सबसे पहली बात ये लिखनी है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी गुड्स में हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड है। दूसरी बात ये लिखनी है कि गुड्स में दो चीजें इंक्लूड नहीं है, एक एक्शनेबल क्लेम और एक मनी। अब तीसरी बात ये लिखनी है कि गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। पहला स्टॉक, दूसरा शेयर्स, तीसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, चौथा ग्रास, पांचवा थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, वो चीजें जो लैंड से अटैच्ड है या लैंड का ही पार्ट है, लेकिन उसको एक ना एक दिन फ्यूचर के अंदर कभी ना कभी अलग किया जाएगा, यानी लैंड से अलग किया जाएगा। विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल, सेल करने से पहले उसको अलग कर लिया जाएगा, लैंड से अलग कर लिया जाएगा, सेल से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग। अब एक एक करके हम लोग सारी चीजों का मीनिंग देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। कि सबसे पहली बात इसमें आया कि गुड्स के अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं है।
पहला एक्शनेबल क्लेम्स। अब एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स which can be enforced only by an action or suit, that is debt। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है एक ऐसा क्लेम, एक ऐसा दावा जिसको आप कोई एक्शन लेके या कोर्ट के अंदर कोई सूट फाइल करके लागू करवा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कोई डेट जो आपने किसी को दे रखा है, कोई लोन जो आपने किसी को दे रखा है, और वो अगर उस लोन को वापस चुकता नहीं करता है, रीपे नहीं करता है, तो यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन एंड with the help of a decree of court you can recover that amount। so अब आप ये देखिए डेट क्या होता है, यानी लोन। अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। डेट अपने आप में मूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स नहीं होता, लेकिन डेट को अगर आप कैटेगराइज करें, दो तरह के डेट हो सकते हैं, एक सिक्योर डेट और एक अनसिक्योर डेट। इसको भी समझ लीजिए। पहले देखते हैं सिक्योर डेट, सुरक्षित ऋण। सिक्योर डेट का मतलब है मैं बैंक के पास में गया और कहा कि मुझे कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक कहता है कि आपके पास में सिक्योरिटी के रूप में रखने के लिए क्या है। मैंने कहा मेरे पास में मेरा घर है, मेरी लैंड है, मेरी बिल्डिंग है, मेरी फैक्ट्री है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट है। मैं वो डॉक्यूमेंट बैंक के पास में रख के बैंक से लोन ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड सिक्योर डेट। और वो डॉक्यूमेंट जो मैंने रखे हैं दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय डिपोजिशन ऑफ टाइटल डीड। मैंने अपने घर के टाइटल डीड के डॉक्यूमेंट बैंक के पास में रखे हैं, बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर मैं आपका लोन बताए हुए टाइम पीरियड के अंदर रीपे नहीं करता हूं तो ये रहे मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स, मेरे घर को आप सेल करवाकर आप अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। और अगर उससे भी लोन रिकवर ना हो तो बचे हुए मनी यानी डेट के लिए आप मेरे पे सूट फाइल करके मुझसे मनी रिकवर कर सकते हैं पर्सनली। दैट इज कॉल्ड सिक्योर डेट। अब सिक्योर डेट का एक टाइप और है, वो देखिए, जब आप किसी मनी लेंडर के पास में, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जनरली कहते हैं बनिया, बनिए के पास में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बनिया कहता है कि ऐसे ही तो मैं लोन देता नहीं, कुछ न कुछ गिरवी रखो। तो आप कहते हैं मेरे पास में सोने का चेन है, मेरे पास में 50 तोले की चेन है, ये चेन मैं आपके पास में प्लेज कर सकता हूं, गिरवी रख सकता हूं। और अगर मैं आपको आपका लोन फिक्स टाइम पीरियड के अंदर पे नहीं करता हूं तो आप इस चेन को बिकवा कर अपना पैसा रिकवर कर लेना। 1 लाख रुपए का लोन है, चैन बिकवा कर 2 लाख रुपए मिले तो बचे हुए 1 लाख मुझे दे देना। और अगर 1 लाख रुपए की लोन है, चैन बेचकर 75,000 मिले हैं तो बचे हुए 25,000 मुझे, जिसने लोन लिया था, जिसको डेटर कहते हैं, वो अपनी जेब से क्रेडिटर को पे करने के लिए लायबल होगा। तो ये हुआ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन दो तरह के हो सकते हैं, सिक्योर्ड बाय प्लेज, सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। और एक लोन ऐसा होता है जो अनसिक्योर्ड होता है, यानी कोई नोन पर्सन है, उसके पास में आप गए, उससे आपने कहा कि मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है, वो पर्सन आप पे फेथ करता है, भरोसा करता है, और उसने बिना किसी सिक्योरिटी के आपको वो लोन दे दिया है। ना तो सोने की चेन आपने उसके पास में प्लेज करी है, ना ही अपने हाउस के टाइटल डीड उसके पास मॉर्गेज किए हैं। तो इस तरह का जो लोन होता है वो अनसिक्योर्ड डेट होता है। अनसिक्योर्ड डेट जिसने आपको दिया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडिटर एंड द पर्सन हु टुक द लोन इज कॉल्ड डेटर। तो दो पार्टीज होगी, एक क्रेडिटर और एक डेटर। वो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। माना कि उसके पास में ना तो आपकी रखी हुई सोने की चेन है, आपके घर के टाइटल डीड भी उसके पास में नहीं है, स्टिल उसके पास में एक राइट है कि अगर आप उसको उसका लोन विद इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, जितना इंटरेस्ट फिक्स हुआ है, तो वो आप पे एक सूट फाइल करके आपसे
वो मनी रिकवर कर सकता है। ये उसका राइट है, ये उसका क्लेम है, और यही एक्शनेबल क्लेम है। यानी राइट टू रिकवर अनसिक्योर्ड डेट इज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम के अंदर एक तो ये चीज आ जाती है, और एक चीज और आती है, वो भी देख लीजिए। एक्शनेबल क्लेम के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में एक बाइक है, आप मेरी बाइक मेरी परमिशन के बिना उठा के ले जाते हो, यानी आपका उस बाइक के ऊपर रॉन्गफुल पोजीशन है। राइट पोजीशन तो नहीं है, परमिशन तो ली नहीं, रॉन्गफुल पोजीशन है। और उस बाइक को आप पूरे दिन यूज करके 1000 रुपीज अर्न करते हो। 200 का पेट्रोल आपका लग गया, आपने 200 का पेट्रोल उसमें फिल करवाया, 1000 रुपीज आपने अर्न किए, 200 आपके एक्सपेंसेस हो गए, नेट आपका जो गेन हुआ वो था 800। ये 800 रुपीज मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। ये 800 रुपीज रिकवर करने का जो मेरा राइट है, दैट राइट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि इमूवेबल, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, बाइक इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्सन के रॉन्गफुल पोजीशन में है, और वो पर्सन उससे जितना कुछ भी नेट अर्न करता है, उसको रिकवर करने का जो राइट है उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर का है। और ये जो राइट है, इसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है। ये उसका जो क्लेम है, ये भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर इंक्लूड होता है। तो एक्शनेबल क्लेम में दो चीजें इंक्लूड होती है, अनसिक्योर्ड डेट को रिकवर करने का राइट, और नंबर 2, रॉन्गफुल पोजीशन होल्डर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसने जितना उस प्रॉपर्टी से गेन किया है, नेट गेन, वो रिकवर करने का राइट, ये भी एक्शनेबल क्लेम है। तो दो चीजें हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, एक तो एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड नहीं है, दूसरा मनी इंक्लूड नहीं। अब आप ये देखिए कि मनी क्या चीज है। मनी का मतलब है करेंसी, नोट एंड कॉइन्स। वो वाले नोट, वो वाले कॉइन्स जो अभी कंट्री के अंदर प्रचलन में है, यानी जिनका यूज आप कर सकते हो। अब जैसे 5 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन, 20 पैसे का, 25 पैसे का और 50 पैसे का कॉइन आज की डेट में कॉइन की कैटेगरी में नहीं आएगा। आज की कैटेगरी, आज की टाइम में मनी की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। वो अब सिर्फ गुड्स है। 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का सिक्का आउटडेट हो चुका है, अब वो प्रचलन में नहीं है, अब वो सिंपल गुड्स है। लेकिन 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, ये सारे आज भी मनी की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो मनी की कैटेगरी में आता है, वो गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो मनी की कैटेगरी में करेंसी नोट भी आते हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का। 1000 का नोट बंद हो चुका है, अब वो मनी की कैटेगरी में नहीं है। 2000 रुपए का नोट, ये मनी की कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो आपने देखा कि मनी की कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। आपको फिर याद दिला दूं, एक्शनेबल क्लेम और मनी दोनों चीजें गुड्स से एक्सक्लूड कर दी गई है। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में है। उस डेफिनेशन में क्लियरली बताया हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम एंड मनी both are not included in the definition of goods। ये गुड्स में इंक्लूड नहीं है। अब क्या क्या इंक्लूड है वो देख लेते हैं। पहला है स्टॉक। स्टॉक किसको कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखिए, स्टॉक के साथ एक वर्ड और है, शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स। रिसेंटली जब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का अटैक होल वर्ल्ड के ऊपर हुआ है, हम सब लोग घरों में बंद हैं अपनी सेफ्टी के लिए। एक न्यूज आपने पढ़ी होगी कि चाइना की एक बैंक ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने हमारे यहाँ की एक कंपनी है HDFC, उसके कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज कर लिए। शेयर्स क्या होता है, एक कंपनी है, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अगर पब्लिक कंपनी है तो,
पब्लिक को इनवाइट करती है कि आइए, एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो अपनी पूरी डिटेल देती है कि हमारी कंपनी का हिस्ट्री क्या है, हमारी कंपनी के पास में प्लान क्या है, हमारी कंपनी किन किन गुड्स का मैन्युफैक्चर करने जा रही है या सर्विस देने वाली है, हमारी कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, सारी बातें वो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बताती है, पब्लिक के सामने पब्लिश करती है। पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है। अगर पब्लिक को सही लगता है तो पब्लिक उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करती है। दिस इज कॉल्ड ऑफर। और अगर कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, दिस मींस अलॉटमेंट। वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में, एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है जो शेयर रखने के काम आता है, शेयर के अलावा डिबेंचर बॉन्ड भी उसमें रख सकते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर उतने शेयर्स अलॉट कर देती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी 100 के 100 अलॉट कर देती है, कई बार कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो अलॉटमेंट हो गया और आपने कंपनी को मनी दिया, इस तरह से कंपनी के पास में कैपिटल आ गया। आजकल ज्यादातर कंपनीज ये कहती है कि अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो सारा का सारा पैसा एक साथ देना पड़ेगा। एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, 100 शेयर परचेज करने हैं आपको, 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, then you have to pay ₹10,000 at the time of offer। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनियां पब्लिक को ये ऑप्शन देती है कि इफ यू वांट टू परचेज सम शेयर्स ऑफ आवर कंपनी, यू कैन पे योर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। थोड़ा पैसा पहले दे दीजिए, थोड़ा पैसा जब हम आपसे कॉल करें तब आप पे कर देना। यानी पार्टली पे कर दिया है आपने और पार्टली पे करना अभी बाकी है। तो these shares can be called as partly paid up shares। और अगर आपने पूरा पैसा पहले पे कर दिया है, that is called fully paid up shares। अब कंपनीज शेयर्स के ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए फुल्ली पेड अप शेयर को कंसोलिडेट करती है। तो फुल्ली पेड अप शेयर्स को कंसोलिडेट करके 10-10 रुपए के 10 शेयर्स हैं, उनको मिलाकर 100 रुपए का एक स्टॉक बना दिया। दिस इज कॉल्ड स्टॉक। वैसे स्टॉक वर्ड में वो स्टॉक भी आता है, कोई मर्चेंट है अपने गोडाउन के अंदर कुछ गुड्स रखता है तो दैट इज ऑल्सो स्टॉक। स्टॉक को हाइपोथिकेट करके बैंक से हम लोग लोन लिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉक वर्ड यूज कर रहे हैं उस स्टॉक का मतलब है फुल्ली पेड अप शेयर्स का कंसोलिडेटेड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक एंड शेयर्स ये दोनों गुड्स की कैटेगरी में इंक्लूड है। स्टॉक तथा शेयर्स ये दोनों माल शब्द में शामिल है, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स का क्या मतलब है, यानी उगती हुई फसलें। सो ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब है उगती हुई फसलें। माइंड में एक पिक्चर लाइए, फसल उगी हुई है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है। एक कॉमन मैन को अगर पूछे तो वो कहेगा कि फसल तो एक जगह खड़ी है, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि फसल तो अपने आप मूव करती नहीं। लेकिन आप इस बात को देखें, कोई भी क्रॉप जब लगाई जाती है तो उसका पर्पज ये होता है कि एक दिन जब ये बड़ी होगी उसके बाद हम इसको लैंड से अलग करेंगे, अलग करके बेचेंगे। यानी हर एक क्रॉप को एक न एक दिन काटा जाना है, मार्केट में बेचा जाना है। इसलिए ग्रोइंग क्रॉप्स जब लगी हुई है लैंड में तब भी, और जब काट ली जाएगी तब भी, दोनों ही कंडीशन में मूवेबल प्रॉपर्टी है, दोनों ही कंडीशन में गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड्स इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एक और देखिए, ग्रास। ग्रास का मतलब घास। ग्रास हम लोग लगाते हैं पशु वगैरह जो है उनके खाने के लिए। पशुओं के उपयोग के लिए घास लगाई जाती है और उसको भी एक न एक दिन
काट लिया जाना है। इसलिए ग्रास जब लगी हुई है तब, और जब काट दी गई है तब, दोनों ही कंडीशन में वो गुड्स के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा वो सारी चीजें जो हमने लैंड से अटैच करी है, लेकिन उसको एक न एक दिन हमें काटना ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी के पर्पस से जो पेड़ लगाए जाते हैं, शीशम का पेड़, सागवान का पेड़, वो पेड़ एक न एक दिन कटना ही, क्योंकि वो लकड़ी के पर्पस से ही हमने लगाया है। तो वो पेड़ भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो पेड़ भी गुड्स के अंदर इंक्लूड है। जब लगा हुआ है तब भी गुड्स के अंदर इंक्लूड है, और जब लैंड से उसको काट लिया है तब भी वो गुड्स के अंदर इंक्लूड होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या फ्रूट के पर्पस से या डेकोरेशन के पर्पस से या शेडो के पर्पस से जो प्लांट लगाए जाते हैं, जो ट्री लगाए जाते हैं, वो परमानेंट पर्पस से लगाए जाते हैं, परमानेंट हमेशा के लिए लगाए जाते हैं, तो क्या वो गुड्स है? नो, वो गुड्स नहीं है। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगे। यानी कोई पर्टिकुलर ट्री मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस पर्पज के लिए उस पर्टिकुलर ट्री को लगाया है आपने। So the things attached to or forming part of land which agree to be severed also includes in the definition of goods. तो फिर से हम लोग याद करते हैं, goods means every kind of movable property. goods के अंदर दो चीजें इंक्लूड नहीं है, एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूड नहीं है, और मनी इन सर्कुलेशन वो भी इंक्लूड नहीं है। और गुड्स में चार चीजें इंक्लूड है, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, और थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो चीजें लैंड का ही पार्ट होती है, लेकिन उनको क्या है, अलग करना ही है। अलग करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में सहमति हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, तो वो थिंग्स भी गुड्स के अंदर इंक्लूड होंगी। नाउ गुड्स कितनी तरह के होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। गुड्स में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, वो आपने देख लिया। गुड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स, नंबर 2 फ्यूचर गुड्स, और नंबर 3 कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को भी आप आगे तीन और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स एंड अनअसर्टेन्ड गुड्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है वो वाला गुड्स जो सेलर और बायर के बीच में जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय एग्जिस्टेंस में है। एग्जिस्टेंस में होने का मतलब क्या है? वो एग्जिस्टेंस में होने का मतलब है कि वो गुड्स सेलर के या तो ओनरशिप में है या सेलर के पोजीशन में है। ओनरशिप या पोजीशन में किस समय? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस समय, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक स्वीट शॉप पे जाते हैं, वहां पर पेड़े बने हुए हैं, तो वो पेड़े, मावे के पेड़े, वो एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब आपके घर में कल पार्टी है और उस पार्टी के लिए आपको फनल केक यानी जलेबी की जरूरत है, और वो जलेबी कल सुबह बनेगी, लेकिन आप उसी समय कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए। आपने कहा मुझे 10 kg जलेबी की जरूरत है कल की पार्टी के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों के बीच में अभी हो गया है, स्वीट शॉप के ओनर और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स एग्जिस्टिंग नहीं है क्योंकि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग टुमारो यानी कल होगा। वो जलेबी कल बनेगी, यानी वो जलेबी जिसके लिए आपने ऑर्डर दे दिया है वो एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगी। एक तो ये बात हो। एक और बात देखिए,
मैं एक शॉपकीपर हूं और आप मेरी शॉप पे आए और आपने कहा कि मुझे 100 बैग्स ऑफ व्हीट की रिक्वायरमेंट है, 100 बैग्स ऑफ व्हीट की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास में अभी तो इतना इतना व्हीट है नहीं, उसके लिए मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा आगे होलसेलर को और उससे मंगवाने पड़ेंगे। तो आपने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा ऑर्डर नोट कर लीजिए। मैंने आपका ऑर्डर नोट कर लिया और आपको एक पर्टिकुलर रेट कोट करके दे दी, यानी एक रेट बता दी कि भाई 2500 पर बैग ये आपको पे करने होंगे, ठीक है। और अब देखिए होलसेलर के गोडाउन में 100 बैग्स ऑफ व्हीट ऑलरेडी पड़ी है, लेकिन अभी तक मैंने उस होलसेलर को ऑर्डर नहीं दिया है। मैं होलसेलर को ऑर्डर देता हूं, पेमेंट कर देता हूं और होलसेलर मेरे को गुड्स, पेमेंट हो गया है, पेमेंट होते ही ओनरशिप मेरे पास में आ गई है। अब वो गुड्स एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर आया है। ऑल्दो गुड्स होलसेलर के पोजीशन में था, लेकिन मेरे लिए वो एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में कब आया, जब 100 बैग्स ऑफ व्हीट का ओनरशिप होलसेलर से मुझे ट्रांसफर हुआ, उस समय वो एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी में आया। यानी एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। नंबर एक, गुड्स का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, एंड नंबर दो, सेलर के पास में उस गुड्स का ओनरशिप होना चाहिए। ओनरशिप कंपलसरी है। पोजेशन आ गया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। ओनरशिप यानी स्वामित्व, टाइटल अगर आ चुका है, देन ऐसी कंडीशन में वो गुड्स सेलर के लिए एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स को भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन पहले मैं बता दूं कि एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 6 के अंदर है और स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर है। ऑलमोस्ट सारी डेफिनेशंस जो है सेक्शन 2 के अंदर है। अब देखिए स्पेसिफिक गुड्स, विशिष्ट माल हिंदी में कह सकते हैं इसको। विशिष्ट माल की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन देखिए क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं हूं, मेरे पास में अलग अलग मॉडल के 5 कार है, अलग अलग मॉडल की 5 कारें हैं मेरे पास में, ठीक है। आप मेरे पास में आते हो, हमारे बीच में कार को खरीदने बेचने की बातें होती है और मैं अपने पास में जो फिएट कार है वो आपको बेचने के लिए एग्री हो जाता हूं, एग्री हो जाता हूं और आप उस फिएट कार को खरीदने के लिए एग्री हो गए हैं। इस केस के अंदर जो फिएट कार है उसको सेलर ने और बायर ने आइडेंटिफाई कर लिया है, पहचान लिया है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दोनों उस फिएट कार के ऊपर एग्री भी हो गए हैं। यानी दो चीजें हो चुकी है। नंबर एक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। नंबर टू, एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर। एग्रीमेंट किसके बारे में, कि हाँ मैं ये कार बेचना चाहता हूं, आप कहते हैं हाँ मैं ये कार खरीदना चाहता हूं। तो स्पेसिफिक गुड्स को अगर हम डिफाइन करें, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड, identified and agreed by both parties, seller and buyer, identified and agreed when, upon, at the time a contract of sale is made। जिस समय contract of sale of goods होता है उस समय दोनों पार्टीज ने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है और दोनों पार्टी उस पे एग्री भी हो गए हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। ये हुआ स्पेसिफिक गुड्स। एक एग्जांपल और लेते हैं। Any specified and finally decided goods like a Samsung Galaxy कोई S7 Edge फोन मेरे पास में है, या मेरा मोबाइल फोन का शोरूम है, आप मेरी शॉप पे आते हो और बहुत सारे मोबाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर मोबाइल को आप चूज करते हो। आपने चूज किया,
और मुझे कहा कि ये मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सॉरी सर, ये दिस पीस हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड टू एनी अदर कस्टमर, ये स्पेसिफिक गुड्स नहीं हुआ, although it is identified by you and me but not agreed by both parties, तो ये स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है। हाँ मैं कहता हाँ सर लीजिए, आप ले सकते हैं इसको, तो ये हो जाता स्पेसिफिक गुड्स। तो ये हुआ स्पेसिफिक गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स की दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी थी स्पेसिफिक गुड्स और दूसरी कैटेगरी है असर्टेन्ड गुड्स। असर्टेन्ड का मतलब है निर्धारित किया हुआ, ठीक है। दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड in accordance with the agreement after the contract of sale is made। specific goods के अंदर at the time of contract of sale identification होता है, at the time of contract of sale एग्रीमेंट होता है। दोनों पार्टीज उस समय मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही आइडेंटिफिकेशन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही दोनों पार्टीज एग्री हुई उस पर्टिकुलर गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए, वो हुआ स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन्ड गुड्स के अंदर क्या होता है, दोज गुड्स which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। यानी पहले contract of sale हुआ और उसके according फिर goods को identify किया जाता है। अब एक बात और बता दूं, this term is not defined in the act। Ascertained goods, this term is not specifically defined in the act, but this term has been judicially interpreted, यानी various cases के अंदर वेरियस कोर्ट्स ने इस टर्म को यानी असर्टेन गुड्स वर्ड को डिफाइन किया है। असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स को जनरली इंटरचेंज करके यूज किया जाता है, यानी एक ही माना जाता है डिफरेंस है, मैंने बता दिया आपको। व्हेन फ्रॉम अ लॉट, लॉट समझते हैं, बहुत सारा गुड्स पड़ा है, लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन्ड गुड्स the number or quality contracted for is identified, such identified goods are called ascertained goods। Let us take an example, then we will again discuss this definition। Example, I am a wholesaler of mobile phone, so a wholesaler of mobile phone has 100 pieces of mobile in his godown or showroom, और सारे के सारे मोबाइल एक जैसे हैं, एक ही मॉडल के हैं मान लीजिए, और मैं आपको उसमें से उन 100 में से 50 मोबाइल बेचने के लिए एग्री हो जाता हूं, और एग्री हो गया, मैं बेचने के लिए एग्री हूं, आप खरीदने के लिए एग्री हो, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट फिर मैं अपने एम्प्लॉय को बुलाता हूं और कहता हूं इन 100 में से 50 मोबाइल सेलेक्ट करके 50 मोबाइल्स अलग करो, पैक कर दो। अब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अब गुड्स को अलग किया जा रहा है। अब इसमें इस एग्जांपल में ये वेरिएशन भी हो सकता है कि मेरे पास में बहुत सारे मोबाइल्स हैं, आप कहते हो कि उसमें से आपने मुझे ऑर्डर नोट करवा लिया कि 10 सैमसंग के मोबाइल दे दो, 10 वीवो के दे दो, 10 एमआई के दे दो, 10 एप्पल के दे दो, 10 नोकिया के दे दो। ये है, एक लिस्ट बन गई है, मैंने वो लिस्ट अपने एम्प्लॉय को दे दिया। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय बहुत सारे जो मोबाइल्स पड़े उनमें से वो अलग कर रहा है, यानी goods are being identified in accordance with the agreement between you and me। और जब वो अलग कर लेगा that is तब हो जाएगा वो specific goods, ठीक है, अलग करने के बाद में, ठीक है। ascertained goods भी ऐसा ही है। so on selection, selection होने के बाद में goods becomes ascertained। in this case the contract is for sale of ascertained goods, as the mobile phones to be sold are identified and agreed after the formation of contract। It may be noted that before the ascertainment of goods, the contract was for the sale of unascertained goods। यानी कि ये जो 100 मोबाइल है, इन्हीं 100 मोबाइल में से आपके 50 मोबाइल भी है, ये 100 मोबाइल ये अनअसर्टेन्ड गुड्स है,
ठीक है, इनमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिए ये वाला ये वाला ये वाला, ये 50 आपके है। अब ये हो गया है असर्टेन्ड, और उन असर्टेन्ड को हमने अलग करके रख लिया, ये हो गया है स्पेसिफिक गुड्स। तो अनअसर्टेन्ड से असर्टेन्ड, असर्टेन्ड से स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। नाउ अनअसर्टेन्ड गुड्स डेफिनेशन अभी इस एग्जांपल से क्लियर हो ही गया, आर द गुड्स व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय अभी तक आपने अपने वाले गुड्स को आइडेंटिफाई या असर्टेन नहीं किया है। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। आपने कह दिया है कि मुझे नोकिया 3300 या वीवो 1901 50 सेट चाहिए, आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया है या आपने सैंपल दिखा दिया है, बट अभी उसको अलग करना, उसको असर्टेन करना, उसको आइडेंटिफाई करना बाकी है। इन्हीं 100 मोबाइल के अंदर आपके वो 50 वीवो 1901 वो पड़े हैं, लेकिन ये 100 मोबाइल जो है उसके अंदर आपके वाले 50 कौन से हैं, दिस इज स्टिल अनअसर्टेन्ड। और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हो जाएगा असर्टेन्ड, जब अलग कर लेंगे तो हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। If A agrees to sell to B 1 packet of salt out of the lot of 100 packets lying in his shop, it is sale of unascertained goods because it is not known which packet is to be delivered. As soon as particular packet is separated from the lot, it becomes ascertained or specific goods. Now let us study one more definition, that is future goods. Future नाम से पता चल रहा है, the manufacturing or acquiring of goods will be done on a future date. Goods to be manufactured, to be produced, to be acquired by the seller after making the contract of sale. Contract पहले हो रहा है, manufacturing बाद में हो रहा है। Contract पहले हो रहा है, प्रोडक्शन बाद में हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पहले हो रहा है और गुड्स को सेलर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद होलसेलर से एक्वायर कर रहा है। ये फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल है। फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में दिया हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये जो फ्यूचर गुड्स के लिए कभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता, वो एग्रीमेंट टू सेल होता है। एग्रीमेंट टू सेल और सेल में डिफरेंस आगे देखेंगे। एक्चुअल सेल तो उसी समय होगी जब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, जब गुड्स को सेलर होलसेलर से एक्वायर कर लेगा, उस समय एक्चुअल सेल होगा। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 1000 क्विंटल ऑफ टोमेटोज टू बी ग्रोन ऑन मिस्टर अशोक प्रेम्स फील्ड। ठीक है, मैं अपने फील्ड के अंदर मैंने टमाटर की खेती करी है, बीज बो दिए हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। और आपने मुझसे अभी एग्रीमेंट कर लिया। बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, फसल उगी नहीं है लेकिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, वो एग्रीमेंट टू सेल है कि जब फसल उगेगी वो फसल में से इतना हम लेंगे। तो जो फसल अभी उगी नहीं है उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर और उस कंपनी के बीच में हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर गुड्स के लिए हुआ है, और ये एग्रीमेंट टू सेल का एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। P agrees to sell to Q all the milk that his cow may yield during the coming year. This is a contract for the sale of future goods. मैं कहता हूं मेरी गाय पूरे एक साल में, आने वाले साल में जितना भी मिल्क, जितना भी दूध देगी वो सारा का सारा मैं आपको ही बेचूंगा। आप भी एग्री है, मैं भी एग्री हूं। ये एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल है। इसके अंदर वो दूध जो पूरे साल के अंदर होगा वो फ्यूचर गुड्स का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल, T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in his garden this year. It is contract of sale of future goods.
ये भी फ्यूचर गुड्स के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, इसको भी हम एग्रीमेंट टू सेल ही कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब क्या है? द एक्विजिशन ऑफ विच by the seller depends upon an uncertain contingency. Uncertain event are called contingent goods. सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए, कॉन्टिंजेंट गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, ये डेफिनेशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में है। एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन की फिर से डिस्कशन करेंगे। एक एग्जांपल है, मुझे पता चला है कि वर्ल्ड फेमस पेंटर पिकासो की कोई पेंटिंग मिस्टर एक्स के पास में है, और वो पेंटिंग बेचने के लिए मैं आपसे एग्रीमेंट कर लेता हूं कि वो पेंटिंग मैं एक्स से लाऊंगा, और एक्स अगर मुझे दे देगा, मुझे बेच देगा, तो मैं आपको बेच दूंगा। अब इसमें एक कॉन्टिजेंसी है कि एक्स मुझे बेच भी सकता है और बेचने के लिए मना भी कर सकता है। सो ए agrees to sell to B means you, a Picasso's painting, provided he means A is able to purchase it from its present owner Mr. X. वो मुझे बेच देगा तो मैं आपको दे दूंगा। उसने मुझे बेच दी, अब अगर मैं आपको वो पेंटिंग नहीं दे रहा हूं, यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मी कि सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये पिकासो की पेंटिंग मुझे नहीं दे रहे। लेकिन अगर एक्स ने मुझे वो पेंटिंग देने से मना कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये जो गुड्स है पिकासो की, वो पेंटिंग जो मेरे पास में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, एक अनसर्टेनिटी है। वो अनसर्टेनिटी क्या है? एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स देना चाहे ना देना चाहे। अनसर्टेनिटी जिसके अंदर इंक्लूड हो गई, कॉन्टिंजेंसी जिसके अंदर इंक्लूड हो गई, उस गुड्स को कहते हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। ठीक है, और कॉन्टिंजेंट गुड्स का भी एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल नहीं होता। सेल ध्यान रखिए सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स का होता है। फ्यूचर गुड्स है, कॉन्टिंजेंट गुड्स है, तो उसका सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल होगा। ठीक है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।